सिसोदिया स्वागत करती हूँ आप सभी का एम टू एजुकेट इस यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना हिंदी भाषा शिक्षण शास्त्र का एक प्रैक्टिस सेट। इससे पहले भी हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। सी टेट और यूपी टेट के मद्देनज़र अगर हम देखें तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। वहाँ पर हम क्विज़ कराते हैं, हिंदी, संस्कृत, जीएस, इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड वहाँ क्विज होती है। उससे आपको बेनिफिट होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बहुत जल्दी हम कंप्यूटर की वीडियोस भी आपके लिए लेकर आने वाले हैं, जो कि केवीएस के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। 10 मार्क्स के क्वेश्चंस उसमें भी आते हैं। तो शुरू करते हैं आज अपना हिंदी भाषा शिक्षण शास्त्र का प्रैक्टिस सेट। अपने इस विचार के साथ, चेहरे क्रीम पाउडर से नहीं बल्कि काबिलियत से चमकते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्रीम पाउडर से चेहरे कितने भी चमका लीजिए, कोई असर नहीं पड़ेगा किसी पर जब आप अपने आप को प्रूव कर देंगे सबकी नज़रों में, आप काबिल बन जाएंगे, तो आपका फेस अपने आप ही चमक जाएगा, सब लोग आपको जानने लगेंगे। बिल्कुल सही बात है। क्रीम पाउडर से आप चेहरे को कितना भी चमका लीजिए, जब तक आप जिंदगी में सफलता प्राप्त नहीं कर लेते हैं, आप काबिल नहीं बन जाते हैं, अब तक आपकी शख्सियत जो होगी वो अनजान ही रहेगी दूसरों के नज़रों में। क्रीम पाउडर से जो चमकाए गए चेहरे होते हैं वो चमकते नहीं हैं, वो केवल कुछ पलों की चमक होती है जो आपके मुंह धोने के साथ ही चली जाती है। पर काबिलियत के दम पर जो चमक आती है फेस पर, वो हमेशा बनी रहती है, उसकी एक अलग ही बात होती है। तो खुद को काबिल बनाइए, सफल बनाइए, उस मुकाम तक लेकर जाइए जहाँ पर लोग आपको आपके नाम से जाने और आपके फेस पर चमक आ जाए एक, कि हाँ मैंने सफलता प्राप्त की है ज़िंदगी में, मैंने कुछ कर दिखाया है जो मैंने सोचा था। शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, साधारणतः अध्यापक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सीखना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से, ऑप्शंस हैं हमारे, अवैज्ञानिक है, सही है, वैज्ञानिक है या बाल स्वभाव के अनुकूल है। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या है यह विचार आपकी नज़र में? तो राइट ऑप्शन हमारा होगा ये पूरी तरह से अवैज्ञानिक है, ऐसा नहीं है। अगर हम देखें प्राइमरी क्लासेस में बच्चों को लिखना सिखाया जाता है वर्णों की पहचान के साथ साथ ही, क्योंकि लिखकर जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो वो हमारे माइंड में ज़्यादा देर तक बनी रहती है। जब हमने बच्चे को कोई चीज़ पढ़ाई, उसके बाद हमने वही चीज़ उसको लिखने को दी, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से सीखता है, ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है और वो लॉन्ग टर्म तक उसके दिमाग में वो चीज़ बनी रहती है, बच्चे को पहचान हो जाती है। हमने सिखाया उसको ए बनाना, ए फॉर एप्पल, तो वही हमने उसको लिखने के लिए भी दिया, तो उसको याद रहेगा ए फॉर एप्पल होता है और ए ऐसे बनता है। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। ये कथन बिल्कुल ही अवैज्ञानिक है अगर कोई टीचर ऐसा समझता है तो। नेक्स्ट है, कक्षा में पुस्तक का नया पाठ शुरू करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? जब हम कोई भी नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में, तो क्या हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, पाठ पढ़ाया जाए, पाठ के रचनाकार की चर्चा की जाए, पाठ के मूल भाव पर चर्चा, पाठ के नाम से ही कठिन शब्द लिखवाना। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ होगा पाठ के मूल भाव पर चर्चा, जो कि पाठ के नाम से ही कभी कभी ज्ञात हो जाता है कि इस पाठ में क्या बताया गया है। इस पाठ को पढ़ाने का मूल उद्देश्य हमारा क्या है, मूल भाव क्या है, उस पर थोड़ी सी चर्चा पाठ पढ़ाने से पहले की जानी चाहिए। जैसे अगर हम कहें कि हम पढ़ाने वाले हैं कबीर के दोहे, तो कबीर के दोहों के बारे में थोड़ी सी, जो भी दोहे वहाँ पर दिए गए हैं जिस टॉपिक से रिलेटेड, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा की जानी चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर उससे रिलेटेड थोड़ा सा ज्ञान बना रहे और वो अपने जो उसका उससे रिलेटेड पुराना ज्ञान है उसको वो उससे रिलेट कर पाए। नेक्स्ट है,
अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? विशिष्ट प्रकार की, यह प्रकार होगा कि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, सभी बच्चों के सभी भाषिक प्रकारों को गृह कार्य के रूप में देना, सदैव दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना, स्वयं के बोलने की गति को धीमा रखना। इन 4 ऑप्शंस में से हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा ये हमें बताना है। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा विशिष्ट प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना। समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए अध्यापक के लिए जरूरी है कि वो जरूरत के हिसाब से दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग अपने शिक्षण में वो करें। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा विशिष्ट प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। अब अगर दूसरे ऑप्शंस को हम देखें, सभी बच्चों के सभी भाषिक प्रकारों को गृह कार्य के रूप में देना, ये तो गलत बात हो जाएगी कि जो भी भाषा से रिलेटेड कार्य है उसको हम गृह कार्य के रूप में दे दें, ये गलत हो जाएगा। सदैव दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना, हमेशा हम दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग नहीं कर सकते, कुछ पाठ ऐसे होते हैं जिनमें जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। फोर्थ है स्वयं के बोलने की गति को धीमा रखना, ये बात भी गलत हो जाएगी। बोलने की गति को पाठ के अकॉर्डिंग रखा जाता है, आरोह अवरोह का पूर्ण ध्यान रखा जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी बोलने की गति होती है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन हमारा होगा विशिष्ट प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना। नेक्स्ट है 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा के आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? 8वीं क्लास में आप पढ़ा रहे हैं कोई भी भाषा और बच्चों का आकलन करना है आपको, तो किसे आप सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना, लिखित परीक्षा का आयोजन करना, किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना, साहित्यिक विधाओं पर प्रश्न पूछना। तो इन ऑप्शंस में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा साहित्यिक विधाओं पर प्रश्न पूछना, ये हम सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं। किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करे बच्चा, तो ये बहुत ही अच्छा एक भाषा का आकलन होगा। लिखित परीक्षा का आयोजन करना, ये भी सही है। किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे कम इंपॉर्टेंट है हमारा साहित्यिक विधाओं पर प्रश्न पूछना। 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए साहित्यिक विधाओं का इतना ज़्यादा ज्ञान कि उसके ऊपर प्रश्न पूछे जाएं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 8वीं कक्षा तक के बच्चों को भाषा की समझ हो, वो उसका उपयोग कर पाएं अपने भावों को प्रकट करने में, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सीमा के शिक्षक ने उसे एक निबंध लिखने को दिया। सीमा ने गाइड की रटी रटाई भाषा में निबंध लिख कर दिया। यह क्या प्रदर्शित करता है? उसकी मौखिक भाषा कमजोर है, लेखन पद्धति का ज्ञान नहीं है, लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, विचार करने का सामर्थ्य नहीं है। टीचर ने निबंध लिखने के लिए दिया और उसने गाइड की रटी रटाई भाषा का इस्तेमाल किया और निबंध लिखा, तो ये क्या प्रकट करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें विचार करने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। वो अपने विचार उस टॉपिक के प्रति, जो भी उसका निबंध का टॉपिक है उसके प्रति वो अपने विचार नहीं बना पा रही है अपने दिमाग में, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना, बच्चों को पाठ के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना, बच्चों में कहानियों को शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास करना, बच्चों को व्याकरण के नियम कंठस्थ कराना। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसको समझ पाएं और समझकर लिख पाएं, उनके अंदर इस तरीके की क्षमताओं का विकास हो जाए उच्च प्राथमिक स्तर पर, यह शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बात रही रटने की या याद करवाने की, कंठस्थ कराने की, तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग रटंत पद्धति को बिल्कुल ही नकारा गया है। बच्चों को रटानी नहीं है चीज़ें, उनको चीज़ें समझानी है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट है भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है पाठ्य पुस्तक, भाषा में आकलन, भाषाई प्रयोग के अवसर या इकाई परीक्षण। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें
इकाई परीक्षण। इकाई परीक्षण के द्वारा बच्चे की व्यक्तिगत क्षमता का आकलन किया जाता है। ये थोड़ा सा बाधक हो सकता है बच्चे के लिए भाषा सीखने में। बाकी पाठ्य पुस्तक, भाषा में आकलन, भाषाई प्रयोग के अवसर, ये तो सभी उसके स्रोत हैं कि कैसे भाषा का आकलन किया जा सकता है। तो इकाई परीक्षण हमारा इसमें राइट हो जाएगा। बाधक तत्व ये होगा। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या दिखाता है हमें, ये हमें बताना है। बच्चों के आकलन का सबसे सरल तरीका है। बच्चों के अभिभावकों को पूर्ण जानकारी देता है। बच्चों की क्रमिक प्रगति की जानकारी देता है। बच्चों की हर प्रकार की प्रगति का पूर्ण लेखा जोखा है। तो राइट ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा, बच्चों की क्रमिक प्रगति की ये जानकारी देता है। क्रम से बच्चों की प्रगति दिखाई जाती है, शुरू से सेशन के स्टार्टिंग से लेकर सेशन के अंत तक इसमें बच्चे का पूरा क्रम से विवरण होता है उसकी प्रगति का। तो पोर्टफोलियो हमें इसकी जानकारी देता है। नेक्स्ट है, यदि भाषाओं को विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो भाषाओं के बीच मूलतः क्या होता है? बहुत अंतर होता है, गहरा संबंध होता है, कोई अंतर नहीं होता या थोड़ा अंतर होता है। तो भाषाओं को विज्ञान के दृष्टिकोण से अगर देखें तो उनमें हमारे कोई अंतर नहीं होता है। ये राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। सभी भाषाएं प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति से प्रारंभ होती हैं तथा स्वयं में भावनात्मक प्रवृत्तियों को समाहित करती हैं। भाषिक विज्ञान यह स्पष्ट करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, इसमें कोई मूल अंतर नहीं होता। नेक्स्ट है, एक तरफ भाषा हमारी डैश 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 को व्यवस्थित करती है तो दूसरी तरफ यह हमें डैश 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 भी करती है और हमें ज्ञान और कल्पना की अनखोजी दुनिया में ले जाती है। तो राइट ऑप्शन हमें बताना है क्या होता है। विचार प्रक्रिया या मुक्त, जानकारी और मुक्त, संस्कृति और नियंत्रित, विचार प्रक्रिया और सुसंस्कृत। तो इसमें हमें बताना है, राइट ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा विचार प्रक्रिया और मुक्त। हम यहाँ पर फिल करेंगे, एक तरफ भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है और दूसरी तरफ यह हमें मुक्त भी करती है और हमें अनखोजी दुनिया की तरफ ये हमें ले जाती है। हमारी इससे कल्पना शक्ति का विस्तार होता है, बौद्धिक क्षमता को भी हमारी विकास इससे होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा विचार प्रक्रिया और मुक्त। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ डैश डैश के माध्यम से ही विकसित होती है। तो हमें बताना है राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, टकराव, अलगाव, अंतःक्रिया या फिर सामंजस्य। तो पियाजे के अनुसार हमें बताना है, तो पियाजे के अनुसार हमारा हो जाएगा राइट आंसर अंतःक्रिया। पियाजे का कथन है कि अंतःक्रिया के माध्यम से ही भाषा का विकास होता है। परस्पर विचारों के आदान प्रदान से ही भाषा की बुनियाद मजबूत होती है तथा विभिन्न प्रकार की विधाओं का आरंभ होता है। जब बच्चे अंतःक्रिया करते हैं तो उनका भाषाई विकास होता है और उनका कथन था कि भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। जब परिवेश के साथ हम अंतःक्रिया करते हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ जब हम बातचीत करते हैं तो हमारी भाषा का विकास इससे होता है, ऐसा पियाजे का कथन था। नेक्स्ट है व्याकरण, यहाँ शिक्षण होगा। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं, बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं, बच्चे नियमों को कंठस्थ करते हैं, बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमें ये बताना है। तो राइट आंसर हमारा होगा बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। व्याकरण कैसे सीखी जाती है, उदाहरण से नियम की ओर जब जाते हैं तो व्याकरण का शिक्षण ज्यादा उचित रहता है। पहले बच्चे को उदाहरण के माध्यम से समझाया जाए, उसके बाद उसको नियम बताए जाए, ये शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में डैश की अपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। किसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती, ये हमें बताना है। बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की, बच्चों की सामाजिक श्रेणी की, शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान की, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की। तो इनमें से राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। तो बच्चे की भाषिक पृष्ठभूमि को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा के शिक्षण में। नेक्स्ट है, मौनाक्षर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, अर्णव को अनव लिखना। इसका सबसे अधिक कारण हो सकता है कि मोना जब लिखती है तो वो अक्षरों को बीच में छोड़ देती है। तो इसका हमें कारण बताना है कि इसका कारण क्या हो सकता है।
उसे मात्राओं का ज्ञान न हो, उसके विचारों में स्पष्टता न हो, उसे लिखना रुचि करने लगता हो, उसके विचारों और लिखने की गति में सामंजस्य ना हो। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा उसके विचारों और लिखने की गति में सामंजस्य ना हो। ऐसा तभी होता है जब बच्चा लिखने की गति में और अपने विचारों में सामंजस्य नहीं बैठा पाता है, और इसी कारण से शब्दों की रचना में त्रुटि उससे होती है। वो जब सामंजस्य नहीं होगा विचारों और लिखने में की गति में, तो ये इस तरीके की त्रुटियां तभी होती हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा उसके विचारों और लिखने की गति में सामंजस्य ना हो। तो ये थे हमारे हिंदी शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्न। आई होप आप सभी ने प्रैक्टिस किए होंगे और सभी को अच्छे भी लगे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बने रहिएगा एम टू एजुकेट के साथ। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।